प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुबई में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में संबोधन आज। वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के तरीकों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने यूएई के अखबार को दिया साक्षात्कार, कहा COP28 प्रभावी जलवायु कार्रवाई में लाएगा नई गति। यूएई और भारत हरित और अधिक समृद्ध भविष्य को आकार देने में हैं भागीदार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रदान किया राष्ट्रपति का निशान। प्लैटिनम जुबली वर्ष में राष्ट्रपति ने प्रदान किया यह निशान। सीमा सुरक्षा बल आज मना रहा है अपना 59वां स्थापना दिवस। झारखंड के हजारीबाग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के शहीद कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम बढ़ाने पर वार्ताकारों के बीच बातचीत जारी। कल हमास ने 8 और इजरायली बंधक रिहा किए। इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी छोड़े। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच रायपुर में आज। 5 मैचेस की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और आपको लिए चलते हैं सीधे हजारीबाग, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह 59वें बीएसएफ रेजिंग डे को संबोधित कर रहे हैं। गृह मंत्री, आप पर बहुत नाज करता हूं, गौरव करता हूं। मित्रों, आज हम हजारीबाग की पवित्र भूमि पर उपस्थित है। उस वक्त हजारीबाग के स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी, बाबू रामनारायण सिंह, मदनलाल शर्मा और हजारीबाग जेल में ही अंग्रेजों के खिलाफ प्रचंड पराक्रम लोकनायक जयप्रकाश जी ने बताया था। वो सभी को स्मरणांजलि देकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा, इसका नेतृत्व आपके पास है, जिम्मेदारी आपके पास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल, और इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे कठिन सीमाओं की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आई और आपने तब से लेकर अब तक इसको सुपेरे निभाई है। जम्मू कश्मीर का बर्फीला बॉर्डर हो, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो, गुजरात की सीमा पर का रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान, गुजरात की सीमा पर दलदल हो, या सुंदरवन और झारखंड के घने जंगल के क्षेत्र हो, आप हमेशा मुस्तैद रहे और दुश्मनों के नापाक इरादों को आपने हमेशा विफल किया है। बल ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी सेवा और वीरता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मानांक प्रस्तापित किए हैं। न केवल भारत, पूरे यूएनओ में इसकी एक सुवर्ण नोट आपके नाम पर अंकित है। इसका मुझे गौरव है। मुझे मालूम है आप आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो, और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो। मगर आपका ये बलिदान इस देश को सुरक्षित करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती, वो देश
कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी हो। ये सभी तभी संभव है जब आपके त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं मानता हूं इस सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। सीमाओं पर लगी हुई फेंस देश की सीमा की सुरक्षा करती है, ऐसे मुगालते में मैं नहीं हूं। फेंस बाढ़ सहायता करती है, वो देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ का बहादुर जवान देश की सीमा की सुरक्षा करता है और सीमा की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करता है। मित्रों, बीएसएफ जवान का पूरा जीवन सीमा की रक्षा के साथ साथ अनुशासन का भी बहुत बड़ा संदेश देश के युवाओं को देता है। अभी परेड के माध्यम से आपने मार्च पास्ट किया। मैं बड़ी बारीकी से आपके मार्च पास्ट को देख रहा था। कहीं पर भी पैर आगे पीछे या हाथ उल्टा पड़ता है, मगर मैं एक भी कमी नहीं निकाल पाया। मैं परेड कमांडर और सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आज यहां पर वीरता के लिए पदक भी दिए गए, अच्छे सातत्यपूर्ण प्रदर्शन के लिए ट्रॉफियां भी दी गई। कुल 23 जवानों को पदक दिए गए हैं, 5 शहीदों को मरणोपरांत पदक दिए गए हैं। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 11 जवानों को मिला है। जीवन रक्षक पदक 1 जवान को मिला है और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 11 जवानों को मिला है और 5 ट्रॉफी बीएसएफ की आंतरिक स्पर्धाओं में किसी न किसी यूनिट ने जीती है। मैं सभी पदक विजेताओं को और उनके परिजनों को और ट्रॉफी पाने वाले यूनिट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिन 5 शहीद परिवारों को मरणोपरांत पदक मिला है, मैं उनको कहना चाहता हूं, आपके परिवार का जो नुकसान हुआ है वो कोई भरपाई नहीं कर सकता, परंतु 130 करोड़ की जनता आपके परिवारजन के बलिदान पर हमेशा गर्व करेगी और हमेशा के लिए इतिहास के अंदर आपके परिवारजनों का नाम लिया जाएगा। इसका मुझे भी गर्व है, आपको भी गर्व होना चाहिए। मित्रों, बीएसएफ देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है और अब तक बीएसएफ ने 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र सहित अनेक मेडल और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने विगत 10 साल के अंदर सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। जब जब भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सीमा सुरक्षा को हमने प्राथमिकता दी है। अटल जी के कार्यकाल में सीमा प्रबंधन पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया। एक सीमा एक बल की नीति तय की, जिससे सीमा सुरक्षा के बहुत सरलता और सीमाओं की सुरक्षा अच्छे से सुनिश्चित हुई है। और मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तीनों को तवज्जो दी गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों करोड़ के बजट के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत हुई। सीमावर्ती गांवों में अनेक कल्याणकारी योजनाओं के साथ सीमा सुरक्षा बल और सभी बलों को जोड़कर बल केवल सुरक्षा नहीं
जन कल्याण भी कर सकता है, एक नए कंसेप्ट को मोदी जी ने शुरू किया। सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी, रेल, रोड, वाटरवे और इसके साथ साथ दूरसंचार की कनेक्टिविटी भी सुधारी गई है। भू सीमा ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ढेर सारी उपलब्धियां हैं। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। फ्लड लाइट्स 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं। 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। 510 ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं। पहली बार हरामी नाला के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। 637 आउटपोस्ट पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। पानी के कनेक्शन भी करीब 500 जगह पे दिए गए हैं और सोलर प्लांट 472 जगह पे लगाकर सीमा सुरक्षा करने वाले जवानों की सहूलियत को और सीमा सुरक्षा के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार की पीपल इंक्लूसिव बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी ने सीमा प्रहरियों के काम को बहुत कम किया है। पिछले 5 वर्षों में बीएसएफ ने ढेर सारे कीर्तिमान रचे हैं। 30,000 किलो से ज़्यादा नारकोटिक्स, नशीले द्रव्यों को पकड़ने का काम बीएसएफ ने किया है। मैं बीएसएफ के सभी जवानों को इसके लिए गृह मंत्री के नाते विशेष बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि नारकोटिक्स न केवल देश को नशे की दृष्टि से नुकसान करता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को खोखला करता है और नारकोटिक्स से जनरेट हुआ पैसा टेररिज्म से लिंक, वो टेररिज्म का वित्त पोषण भी करता है और बॉर्डर पोरस कर ये जो ट्रेड का लिंक बनता है वो शस्त्रों की आवाजाही में भी काम करता है। तीनों दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हमारी पूरी सीमा नारकोटिक्स के व्यापार के प्रति कठोर हो, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और बहुत संवेदनशील हो। और बीएसएफ ने तीनों काम बहुत सुपेरे पार किए हैं। मैं बीएसएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 2500 से ज़्यादा हथियार पकड़े गए हैं। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, मगर बीएसएफ ने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। दर्जनों ड्रोन मार गिराए हैं। अब तक 90 से ज़्यादा ड्रोन मार गिराए हैं और नई दिल्ली में इसके रूट का पहचान करने के लिए बीएसएफ ड्रोन और साइबर फॉरेंसिक लैब भी स्थापित कर बीएसएफ ने R&D के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। एरिया डोमिनेशन के लिए फील्ड फॉर्मेशन के साथ 100 ड्रोन हमने उपलब्ध कराए हैं, जिसका बहुत अच्छा उपयोग बीएसएफ के जवान कर रहे हैं। और हमने एक नारा दिया था 5 साल में 5 करोड़ पौधे। मैं आज इस परेड के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, हमारे CAPF ने 5 करोड़ पौधे लगा चुके हैं और हर पौधे पर एक जवान को चिन्हित कर अपने बच्चे की तरह वो वृक्ष को पालने की व्यवस्था भी आगे बना रहे हैं। परंतु मैं बीएसएफ को विशेष बधाई इसलिए देना चाहता हूं, ये 5 करोड़ पौधे में से 92 लाख पौधे मेरे सीमा प्रहरियों ने लगाए हैं। मुझे भरोसा है कि बड़े दरख्त बनेंगे और सालों सालों तक लगाने वाले जवान की स्मृति इससे बनी रहेगी। बीएसएफ आने वाले दिनों में 2300 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई प्रकार के तकनीकी समाधान के लिए भी आगे बढ़ रही है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, आज मैं झारखंड में आया हूँ।
कल ही मैंने पूरे देश भर के वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर हमारी जो लड़ाई चल रही है, इनके साथ लड़ाई चल रही है, इसकी समीक्षा की थी। आज मैं देश की जनता को बड़े हर्ष से बताना चाहता हूं कि हम कगार पर है। वो दिन दूर नहीं कि देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। आज मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, विगत 10 सालों में सातत्यपूर्ण प्रयास जो भारत सरकार ने किया है, इसकी कारण हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई है। मृत्यु की घटना में 70% की कमी आई है। प्रभावित जिले 96 से घटकर 45 रह गए हैं और पुलिस स्टेशन 495 से घटकर 176 रह गए हैं। अब ये सिमटता जा रहा है जो वामपंथी उग्रवाद, इसको एक नए हौसले और जोम के साथ अंतिम प्रहार करने के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी तीनों तैयार है और हम आने वाले दिनों में वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। वैक्यूम को भरने के लिए 2019 से लेकर अब तक 199 नए शिविर खोले गए हैं। नए कैंप्स की स्थापना और गश्त बढ़ने से इनके सभी प्रकार के संसाधनों पर कमी आई है और उसी का परिणाम है कि बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों के अंदर आज संपूर्ण उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने में हमें सफलता मिली है। कोल्हान और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में अंतिम लड़ाई चालू है। मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। सीमा प्रहरियों के परिवारजनों के लिए 40 लाख से ज़्यादा सभी सीएपीएफ्स के मिलकर हमने आयुष्मान सीएपीएफ के कार्ड बांटे हैं। लगभग 13,000 जवानों को कुल मिलाकर घर देने का काम भी किया है। 113 नए बैरक बनाए हैं और 28 नवंबर 2023 तक और 11,000 मकान हम लोकार्पण कर देंगे और 108 बैरकों का भी लोकार्पण हो जाएगा। तो इस महीने के बाद एक प्रकार से दिसंबर महीना समाप्त होते होते लगभग ये 5 साल में 24,000 से ज़्यादा जवानों को मकान देने का काम हो जाएगा और सीएपीएफ ई आवास पोर्टल से 70,000 से ज़्यादा जवानों को जो मकान खाली पड़े थे वो अलॉट कर दिए हैं। हवाई कुरियर सेवाएं, एक्स ग्रेसिया को समानता लाना और केंद्रीय अनुग्रह राशि के अंदर बढ़ोतरी करना, ये सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं। मैं आज नरेंद्र मोदी सरकार के 5 साल और एक प्रकार से दोनों टर्म गिन ले तो 10 साल समाप्त हुए हैं, तब मैं आज गर्व से देश के सामने कह सकता हूं कि कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और पूर्वोत्तर तीनों जो हॉटस्पॉट माने जाते थे, वो हॉटस्पॉट में हमने लड़ाई जीतने में सफलता की है। आज कश्मीर में सुरक्षा बलों का संपूर्ण वर्चस्व स्थापित हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है और वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ाई हम जीतने के कगार पर खड़े हैं। इसी मौके पर इस सभी लड़ाई में मेरे बीएसएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते 59वें स्थापना दिन पर बीएसएफ के सभी जवानों को, सभी रिटायर्ड अधिकारियों को और जवानों को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देता हूं और आपके परिवार के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और अनंत अनंत शुभेच्छाएं मेरी आपको प्रेषित कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ सभी लोग जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप देख रहे थे सीधा प्रसारण हजारीबाग से 59वें
बीएसएफ रेजिंग डे के अवसर पर गृहमंत्री संबोधित कर रहे थे। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही जो मैं आपके लिए समेटने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा कि कश्मीर, उत्तर पूर्व और वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित इलाकों में लगातार कमी देखी गई है और बीते 10 सालों में वहां पर शांति स्थापित हुई है। ये पहली बड़ी बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही देश को वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह से मुक्त कराएंगे और अब अंतिम चरण में अंतिम प्रहार के लिए जो सशस्त्र बल है वो तैयार है। ये दूसरी बड़ी बात उन्होंने आज बीएसएफ रेजिंग परेड के दौरान अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कही। एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा उन्होंने दिया कि सीमा पर 560 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम आज तक पूरा किया गया है। केवल 60 किलोमीटर की सीमा बची हुई है और उसको भी अगले 2 सालों में वहां पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। यानी अगले 2 सालों में देश की संपूर्ण सीमा को सुरक्षित कर लिया जाएगा। इस आश्वासन के साथ ही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर निगाह डालेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के यूएई दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी COP28 की शीर्ष स्तरीय आरंभिक सत्र में हिस्सा लेंगे और इससे जुड़े 3 अलग अलग सत्रों में भारत का पक्ष रखेंगे। दुबई में COP28 की शीर्ष स्तरीय बैठक के अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक राशि जुटाने, पर्यावरण अनुकूल काम करने के लिए फंड उपलब्ध कराने और उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए गठित देशों की अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी तीसरी बार इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सम्मेलन से इतर 8 वैश्विक नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। दुबई जाने से पहले अपने जारी एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विकासशील देशों को पर्यावरण सुरक्षा करने और तकनीक हस्तांतरण के लिए पूरा सहयोग देने का पक्षधर है। इससे पहले साल 2015 में उन्होंने पेरिस में और 2021 में ग्लासगो में भी हिस्सा लिया था। उक्त दोनों बैठकों में मोदी ने भारत की तरफ से बहुत ही उपयोगी प्रस्ताव रखे थे। ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को साल 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की थी। और आपको याद होगा COP26 के दौरान उन्होंने पंचामृत का भी मंत्र दिया था पूरी दुनिया को, कैसे 2030 तक जो NDCs हैं उसको उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना है और 2070 तक कैसे भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। एक रोड मैप दिया था। 2027 यानी COP27 में स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो भारत ने अपने कदम उठाए उसकी रूपरेखा रखी। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है इस बात का कि COP28 में प्रधानमंत्री कौन सा मंत्र देते हैं। माना यह जा रहा है कि जो G20 में ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए उनकी बातों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के अखबार अल इत्तेहाद के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि भारत आशावादी है कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित COP28 प्रभावी जलवायु कार्रवाई में नई गति लाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात हरित और समृद्धि को आकार देने में भागीदार है। हम जलवायु कार्रवाई पर प्रभावित वैश्विक चर्चा के लिए संयुक्त प्रयासों में अडिग हैं। मेरा मानना है कि जलवायु कार्रवाई समानता, जलवायु न्याय, साझा दायित्वों और साझा क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करके हम एक स्थायी भविष्य की ओर एक रास्ता बना सकते हैं जो किसी को भी पीछे न छोड़े। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्लोबल साउथ की विकास प्राथमिकताओं से समझौता न किया जाए। मुझे खुशी है कि हाल ही में नई दिल्ली और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस पहलू को उचित रूप से संबोधित किया गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर सभी स्रोतों से निवेश और जलवायु वित्त को अरबों से खरबों डॉलर तक तेजी से और बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता की मान्यता शामिल है। जलवायु वित्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जानना आवश्यक है कि विकासशील देश समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर भी विकासशील देश इस समस्या का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं, लेकिन वो आवश्यक वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के बिना योगदान नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपेक्षित जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की पुरजोर वकालत की है।
और दुबई में हो रहे जलवायु परिवर्तन के शिखर सम्मेलन के पहले दिन औपचारिक रूप से जलवायु आपदा कोष व्यवस्था को मंजूरी दी गई। इसके तुरंत बाद ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक फंड की व्यवस्था की गई। $475 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई गई है। यूरोपीय संघ की बात करें तो कोष में यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन दिया। मेजबान यूएई ने $100 मिलियन देने की घोषणा की। यूरोपीय संघ के $275 मिलियन की घोषणा में जर्मनी के $100 मिलियन का योगदान शामिल है। अमेरिका के जलवायु दूत जॉन कैरी ने भी इस कोष में $17.5 मिलियन की घोषणा की। जापान ने $10 मिलियन देने की घोषणा की। भारत ने इन फैसलों का स्वागत किया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP28 वैश्विक जो जलवायु वार्ता से पहले दिन नुकसान और क्षति कोष समझौता यानी जो लॉस एंड डैमेज फंड जिसकी हम अभी बात कर रहे थे उसको मंजूरी दी गई। अगले 12 दिनों में ये जो फैसले लिए जाएंगे एक बहुत ही अहम मंच माना जा रहा है। COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जावेर ने कहा कि शर्म अल शेख में जो वायदा किया गया था उससे दुबई में पहले ही पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिस गति से दुनिया भर में देश के इस कोष को लागू करने के लिए 1 साल के भीतर वो साथ आए हैं, ये अभूतपूर्व है। जावेर ने कहा कि यह कोष उन अरबों लोगों को मदद पहुंचाएगा जिन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का असर पड़ रहा है। जर्मनी के विशेष जलवायु दूत जेनिफर मॉर्गन ने कहा कि नुकसान और क्षति कोष पर सहमति बनने के बाद हम ग्लोबल स्टॉक टेक और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के मुद्दों पर ध्यान दे सकेंगे। जर्मनी ने नुकसान और क्षति कोष में $100 मिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है। दुबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता शिशिर सरदार। शिशिर, सबसे पहले तो इसी लॉस एंड डैमेज फंड की बात की जाए, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मदद मिलने जा रही है जो डेवलपिंग नेशंस हैं इस नए फंड से? बिल्कुल, देखिए अजय जी, सबसे पहली बात तो लॉस एंड डैमेज फंड का अगर एक स्वरूप देखें तो पिछले साल जब मिस्र में जब आयोजन किया गया था COP27 बैठक का, तो उसमें हालांकि इसकी संकल्पना सामने रखी थी और संकल्पना सामने रखने के बाद ये भी कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है इसमें जो है फाइनेंस करे। और इसीलिए लॉस एंड डैमेज फंड के तहत अब हम देख पा रहे हैं कि जो बाकी अन्य देश है, मतलब ये 1 साल का ही वक्त बीता है, ज़्यादा वक्त बीता नहीं है। और जिस प्रकार से भारत समेत जो बाकी अन्य देश है उन्होंने भी अपील की थी कि लॉस एंड डैमेज फंड के जरिए जो है खासतौर पर जो विकसित देश है उनको इसका फायदा किस प्रकार से मिले उस पर ध्यान दिया जाने की जरूरत है। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि अन्य अलग अलग देश इस वक्त जो है लॉस एंड डैमेज फंड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस बार क्या खास बात होगी COP28 में। सबसे पहली बात यह होगी कि किस प्रकार से स्टॉक टेक किया जाए, मतलब जिस प्रकार से पेरिस जलवायु समझौते में जिस प्रकार से सभी कंट्रीज ने हालांकि डिसाइड किया था कि कौन कौन चीज़ों पर हमें काम करना है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे साझा किया जाएगा। भारत ने इससे पहले भी जो COP28 सम्मेलन था उसमें भी जो है सालाना जो एक इस प्रकार से भारत काम कर रहा है उसका एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया था और वो प्रेजेंट किया था। इस बार भी कितने पैमाने तक काम हो चुका है जो वायदे किए थे इस पर जो है एक बार ध्यान दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे हमने कहा कि फाइनेंस के बारे में, लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कितने देश किस प्रकार से इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और जो विकासशील देश है उनको किस प्रकार से ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी। हालांकि पेरिस जलवायु समझौते के बाद अगर देखा जाए 2030 तक का टारगेट रखा गया था, इनिशियल टारगेट रखा गया था, और अब देखा जाए तो हम तकरीबन 2015 से 30 के बीच में आ चुके हैं, आधा वक्त बीत चुका है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कितने लोगों ने क्या क्या टारगेट अचीव किया। मैं भारत की बात करूंगा, सबसे पहले भारत की बात करेंगे तो इस वक्त जो तकरीबन टारगेट हमने रखा था 2030 तक, उसमें 30 से 35% रिडक्शन था एमिशन के बारे में। हमने ये बात समझौते में कि हमारा टारगेट हम 2030 तक रखेंगे और उस पर अगर देखा जाए 2016 तक हमने 24% उसको हासिल कर लिया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी उठती है कि फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ करते हैं, कैपेसिटी जो है उसका हमने किस प्रकार से उपयोग किया है। नॉन फॉसिल फ्यूल जो है रिन्यूएबल्स के जरिए बिल्कुल कम करके इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा उपयोग किस प्रकार से किया जाए। इसमें अगर देखा जाए हम 9 साल पहले ही अपने टारगेट जो ओवरऑल टारगेट है उसको बिल्कुल कर चुके हैं। तो ये भारत की कहीं ना कहीं अगर देखी जाए जो महत्वाकांक्षी उन्होंने टारगेट रखा था उस पर भारत इस पर अग्रसर है। इसी प्रकार से भारत चाहता है कि बाकी अन्य देश भी है जो टारगेट जो सेट किया गया उस पर कार्य किया जाए। ये पहला मसला है। और दूसरा मसला जो है कि किस प्रकार से लॉस एंड डैमेज फंड हो या फिर क्रेडिट
हम बात करें ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की हम बात करें या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस की हम बात करें, इसके जरिए भी भारत और बाकी अन्य देश इस प्रकार से इसका फायदा मिले। लेकिन शिशिर ये समझ में नहीं आ रहा है, साउथ का मुद्दा अगर देखा जाए तो ग्लोबल शिशिर एक आंकड़ा तो मुझे चौंका रहा है, वो ये कि अमेरिका ने केवल $17.5 मिलियन देने की घोषणा क्यों की। इतना बड़ा देश जो कि 17% कार्बन एमिट करता है पूरी दुनिया का, वो केवल $17.5 मिलियन दे रहा है। यूरोपीय यूनियन भी उसी, पूरे यूरोपियन यूनियन की बात करें उसी प्रोपोर्शन में वो डैमेज करते हैं जलवायु को। वो तो चलिए $100 मिलियन आपके जर्मनी ने दे दिया। यूरोपीय यूनियन का भी बहुत बड़ा योगदान नहीं कह सकते हैं आप। ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों पूरे इस ग्रुप में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने कमिटमेंट को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ग्लोबल कमिटमेंट देखें 2030 तक पूरी बात होती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री ने भी यही अल इत्तेहाद के साथ जो साक्षात्कार दिया है उसमें स्पष्ट कहा है। बिल्कुल, देखिए हालांकि इस पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट रखा है कि वॉक द टॉक कीजिए, मतलब आपने जो कहा है उसको डिलीवर कीजिए। जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत जो लक्ष्य महत्वाकांक्षी रखे हैं, फिर चाहे 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हो या फिर 2030 तक जो अलग अलग प्रावधान हमने किए हैं कि किस प्रकार से फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए या फिर किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ावा जो है उसको ज़्यादा दिया जाए, ग्रीन जो एनर्जी है उसको बढ़ावा दिया जाए, इस पर भारत काम कर रहा है। लेकिन जहाँ तक लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें, ये कहीं ना कहीं कंटेंशन इशू ज़रूर रहा है और इसीलिए अलग अलग मंच पर भारत कहता आ रहा है कि विकसित देशों को भी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचाननी होगी। जैसे हमने कह रहे हैं कि अलग देश की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस वक्त है, विकसित देश की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर फंडिंग की मामले में बात करें तो जाहिर सी बात है कि विकसित देशों के पास फंडिंग भी मौजूद है और टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। ऐसे में ग्लोबल साउथ के पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो भारत इस बात का काफ़ी मुखर रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। और आज जब प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है उसमें स्पष्ट कहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए और साथ ही साथ जो फंड की बात की है वो भी जो है विकसनशील राष्ट्र है उनको मिलने चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों पर हालांकि भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अभी आने वाला समय तय करेगा कि कितना फंड जो है लॉस एंड डैमेज फंड में बाकी देशों, खासतौर पर विकसित देशों पे जा रहा है। मैं फिर से अगर भारत की बात करूंगा, अरुण इस वक्त हमारे साथ है। अरुण, हमने जो खाका बनाया था खासतौर पर कि जो हमने लक्ष्य रखे थे उस लक्ष्य को टिक करते जा रहे हैं। हालांकि आज 2015 से लेके 2030 तक पहला प्राइमरी टारगेट जो सेट किया था उसमें काफी लक्ष्यों हमने पार किया। भारत की आगे की सफर खासतौर डोमेस्टिक फ्रंट पे किस प्रकार से रहेगा? देखिए, डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भारत ने एक बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा था कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल होंगे। 45% तक अपनी कार्बन इंटेंसिटी को हम कम करेंगे अगले 5-7 सालों के अंदर। भारत का फोकस इस बात पर है, भारत को लोग एक कलेक्टिव अप्रोच लेकर के, कोलैबोरेटिव अप्रोच रखने वाला और सबको साथ लेके चलने वाला एक देश के तौर पर उसको देखा जा रहा है, स्पेशली आफ्टर G20 समिट। अब इस COP28 समिट के अंदर दो कीवर्ड्स आपको गूंजते हुए दिखाई देंगे, एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर के। इसको एक आसान से एग्जांपल के तौर पर समझते हैं शिशिर। आज की तारीख में भारत में अगर आपको एक छोटी सी गाड़ी खरीदते हैं पेट्रोल की, वो 6-6.5 लाख रुपए की मिलती है। सेम अगर आप इलेक्ट्रिक वर्जन में खरीदने जाएंगे जो कि ग्रीन जिसको हम कहते हैं, उसकी कॉस्ट 12.5 से 13 लाख रुपए हो जाती है, कि डबल हो जाती है। और यही पे टेक्नोलॉजी का रोल प्ले होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले भी कह चुके हैं कि टेक्नोलॉजी जितनी डेमोक्रेटाइज होगी, ज्यादा लोगों को अवेलेबल हो पाएगी, उतनी वो सस्ती होती जाएगी और अंडर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के लिए अफोर्ड करना आसान हो पाएगा। और यही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लासगो में भी इसकी बात कही थी, पेरिस में भी बात कही थी कि आप डेमोक्रेटाइज कीजिए टेक्नोलॉजी को। लेकिन होता क्या है कि ये टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्रीज के पास में है, तो वो इस टेक्नोलॉजी को सस्ते में देने को तैयार नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि इस पे उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, उन पे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाएं। और क्लाइमेट की जहां तक बात आती है, वहां पे आपको अपने जो ये सेल्फ इंटरेस्ट है उनको कहीं ना कहीं साइड में रखना पड़ेगा और प्लैनेट के बारे में सोचना पड़ेगा। यही मुद्दा है, जाहिर सी बात है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बात की। दूसरा मुद्दा यह भी है कि शायद यही कारण है कि ग्लोबल साउथ आज भी निगाह भारत की तरफ देखता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत जो है वैश्विक मंच पे उठाएगा जरूर और इस पर भारत जो है मदद कर पाएगा ग्लोबल साउथ के देशों को। वो इसलिए भारत की तरफ देख रहे हैं बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपको याद होगा फिपिक का जब आयोजन हुआ था, फिपिक में जो आइलैंड नेशंस होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनके मुद्दों को समझते हैं। G20 जब शुरू होने जा रहा था उससे पहले ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा एक तरह से मंच होता है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी इन सबसे इंटरेक्ट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की जो बात नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, उसको इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल लेवल या फिर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर उसको एक तरह से रेसिप्रोकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह कि छोटे देश है, बिकॉज डेवलप कंट्रीज है, उन पर
पर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो सकता है थोड़ा बाद में आएगा जरूर, अभी भी आ रहा है, शायद पता ना चल रहा हो, लेकिन जो आइलैंड नेशन है सबसे पहले इंपैक्ट इनके पास में जा रहा है। क्यों? आप देखिए फॉरेस्ट फायर्स को देख लीजिए, सी लेवल बढ़ रहा है तो सबसे पहले इंपैक्ट इन्हीं पर आ रहा है, और यही नेशंस इनके पास इतना पैसा भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि आप हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, फाइनेंसिंग कीजिए, हमें सस्ते में टेक्नोलॉजी तो मिले। क्योंकि वही एग्जांपल आता है शिशिर कि अगर 6-6.5 लाख की पेट्रोल गाड़ी मिल रही है, डीजल गाड़ी मिल रही है, तो लोग 13-14 लाख रुपए देकर के इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्यों अपग्रेड करेंगे? बड़े देशों के लिए इलेक्ट्रिक की 14-15 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदना आसान होता है, छोटे देशों के लोगों के लिए नहीं हो पाता है। और यहीं पे पूरा खेल निकल करके आता है कि आप टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कीजिए। इसलिए जो है भारत अलग अलग लेवल पे जो है अलग अलग अलायंस के पार्टनर बन चुके हैं। जय जी, हम बात करें सोलर अलायंस की, जिस प्रकार से भारत सोलर अलायंस में बना, और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी सोलर अलायंस में भारत के पास है वो हम चाहते हैं कि बाकी देशों को भी मिले। इसलिए भारत ने G20 के मन से बायोफ्यूल अलायंस को भी जो है उसमें शिरकत की, और बायोफ्यूल अलायंस किस प्रकार से जो है जो बायोफ्यूल है बाकी अन्य देशों को मिले, किस प्रकार शिशिर, आप ये समझना चाहते हैं कि ये हम जब इथेनॉल इस्तेमाल एक्सट्रैक्ट करते हैं, शिशिर ब्लेंड किया जाता है, जी, तो वो बाकी अन्य, तो ये छोटी छोटी चीजें अलग अलग मंच पे भारत करता है, और इसी की उम्मीद भारत करता है डेवलपिंग कंट्रीज से, डेवलप कंट्रीज से। शिशिर, मुझे याद आ रहा है कि 2017 में अमेरिका ने अचानक पेरिस समझौते से अपने आप को अलग कर लिया। हालांकि 3 साल लिया, 2020 में फॉर्मली उन्होंने विड्रॉ किया। इतने बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली देश अपने आप को पेरिस समझौते से अलग कर लेता है, पूरी दुनिया से अलग खड़ा होता है कि साहब हमें समझौते पर काम नहीं करना है। COP28 से 15 तारीख के बाद में क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? पूरी दुनिया क्या उम्मीद लगा रही है? कुछ समझौते होंगे भी, और अगर होंगे भी तो क्या विकसित देश उस पर टिके रहेंगे? क्योंकि पहले वो $100 बिलियन की बात कर रहे हैं हर साल, अभी तक तो वो आंकड़ा वो छू भी नहीं पाए हैं। तो बातें तो बहुत उन्होंने की हैं, वॉक द टॉक नहीं किया है। ये बिल्कुल इसी का जिक्र हम कर रहे थे कि वॉक द टॉक करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज, हालांकि जैसे आपने जिक्र सही फरमाया कि किस प्रकार से बड़े देश जो है अपने आप को जो कमिटमेंट है उससे दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भारत अगर देखा जाए उन्हीं जो कमिटमेंट भारत ने दिया उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही जो प्रयास है भारत का, वो बल दे रहा है उन सभी एसेंशियल देशों के लिए। खास पे एक आशा की किरण भी है और प्रेरणा भी है किस प्रकार से काम करना चाहिए। छोटे छोटे इनिशिएटिव, भारत के पास इलेक्ट्रिक कार का अगर देखा जाए तो बड़ा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए 2 व्हीलर 4 व्हीलर की संख्या बढ़ रही है। भारत ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब भारत जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ इथेनॉल को ब्लेंड करके उसको भी इस्तेमाल कर रहा है। ये दूसरी प्रमुख बात इसमें एक बात और ऐड करा जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना जाता है कि वो इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करता है। बिकॉज अगर हमने वेस्ट में देखा, बड़े डेवलप नेशंस पे देखा, वो लोगों को जब इंसेंटिवाइज किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसका फल देखने को मिलता है। यही देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अब जो इनिशिएटिव्स लेकर के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने घर में सोलर रूफटॉप्स लगाइए, हम आपको सस्ते या इंसेंटिवाइज तौर पर आपको सोलर रूफटॉप्स देंगे। और इस पर बैठक होगी जो कि ग्रीन इनिशिएटिव में बात कर रहे थे जी अरुण, उसमें इंडिविजुअल भी मौजूद है, बिल्कुल प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल प्राइवेट प्लेयर्स सब मौजूद है कि आप और मैं अगर अपने घर में सोलर रूफटॉप्स पे सोलर पैनल्स लगाते हैं और अगर उसको जाहिर सी बात हमारे पास जो एडिशनल एनर्जी आती है उसको हम गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। और ये मेरे जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लिया तो इसके लिए मुझे क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप जब लोगों को इंसेंटिवाइज करते हैं, उनको पॉइंट्स देते हैं जिसको आगे रिडीम कर सकते हैं, या फिर जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, कॉन्ग्लोमरेट्स है बड़े बड़े, वो बड़े लेवल पर जो प्लांट्स को लगाते हैं जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से वो अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करते हैं, ग्रीन कैपेसिटीज को विकसित करते हैं, तो जाहिर से उनको बहुत फायदा होता है। फॉर एग्जांपल भारत में टाटा का एग्जांपल ले लीजिए, वो अगर ग्रीन कैपेसिटीज को एनहांस करती है, अगर उनको इंटरनेशनल लेवल पर या फिर पॉलिसी लेवल पर उसका फायदा मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि और भी कॉन्ग्लोमरेट्स और कॉर्पोरेट हाउसेस आगे आएंगे। और बहुत जरूरी है कि प्राइवेट प्लेयर निकल करके आ गया है ग्रीन कैपेसिटीज को अडॉप्ट करने के लिए। और जो एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ में जो किसान है, गरीब वर्ग है, मिडिल क्लास है, अगर वो इसको अडॉप्ट करता है, तो अगर 140 करोड़ लोग इसको अडॉप्ट करते हैं या उस दिशा में आगे भी बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तभी भारत को एक लिंक के तौर पर देखा जा रहा है। 2070 का टारगेट शायद उससे पहले भी अचीव किया जा सकता है, क्योंकि इसका उदाहरण में देखा जिस प्रकार से हमने देखा। शिशिर, थोड़ा सा भाई हम और समझाइए, हमने कार्बन क्रेडिट देखा है उस वक्त हमारे पास। शिशिर, जो आप दोनों लोग बात कर रहे हैं ग्रीन क्रेडिट, पहली तो बात ये बताइए कि ये इसकी शुरुआत क्यों हो रही है? ये लॉन्च तो चलिए भारत और सऊदी अरब इसको मिलके क्यों कर रहे हैं? कार्बन क्रेडिट की बात हमने सुनी थी, क्या ये कार्बन क्रेडिट से 2 कदम आगे की बात है? थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री यूएई के साथ मिल करके, वो क्यों करेंगे यूएई के साथ मिलके, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए?
बिल्कुल, ग्रीन ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे। जैसे हमने कहा कि ग्रीन ट्रेड का सबसे प्रमुख मकसद यह है कि इंसेंटिवाइज करना है। इंसेंटिवाइज तब करना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो, ज़्यादा से लोग जो है इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। फिर हम अलग अलग इंडिविजुअल स्तर पर अगर देखें, जो घर में जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो उसका आप किस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं, जो कंपनीज जो एनर्जी कंजम्पशन कर रही है उसको किस प्रकार से बदला जाए, जो प्रैक्टिस यूज़ कर रही है फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रही है उसको किस प्रकार से बदला जाए, तो ये उत्सर्जन किस प्रकार से कम हो। और अगर कम होता है तो जाहिर सी बात है कि आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड हर किसी को पसंद होता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आज की तारीख में देखिए दुनिया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो उस फॉर्मेट में एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालिए और बस आपको सिर्फ वीडियो डालना है पर आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो शायद आप यूट्यूब पर वीडियो ना डालें, आप ट्वीट्स ना करें। लेकिन अगर आपको यह कह दिया जाए कि आप यूट्यूब पे चलिए कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं से जुड़ने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन इस बात पर चल रहा है कि यूएई के साथ मिलकर के जो भारत है वो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव इंसेंटिवाइज करने के लिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट को एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम होगा। ये केवल यूएई के साथ मिलकर हम लॉन्च तो कर रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया को हम इन्वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग, जिस तरह से कार्बन क्रेडिट में ट्रेडिंग की जाती है उसी तरह से अगर कार्बन क्रेडिट से आगे जाकर के आप ग्रीन क्रेडिट लेना चाहते हैं तो उस तरह का एक नया, जिस तरह से आपने बायोफ्यूल अलायंस देखा, भारत ने G20 के दौरान लॉन्च किया था, एक तरह का इनिशिएटिव है जो यूएई के साथ मिलकर के भारत लॉन्च करेगा। प्रधानमंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे, उस पर हम लगातार निगाह बनाए रखेंगे। वापस लौटते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। राष्ट्रपति वर्चुअल माध्यम से कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रज्ञा का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इस विशेष अवसर पर उन्होंने एक विशेष आवरण, टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता और साहस के कई उदाहरण पेश किए। इस संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ के कई स्नातक को कीर्ति चक्र, वीर चक्र, सेना और नौसेना पदक की भी सम्मानित किया गया है। एएफएमसी के पूर्व विद्यार्थियों को मानवता के प्रति अनुकरणीय सेवा के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जैसे सम्मान भी दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संस्थान की कई महिला विद्यार्थियों ने भी सेना के चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एएफएमसी से शिक्षा प्राप्त करने वाली बहुत सी महिलाओं ने सेना चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सेना के विभिन्न अंगों में उच्च पद को सुशोभित किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि एएफएमसी की पूर्व छात्रा पुनीता अरोड़ा देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय भी इसी संस्थान की पूर्व कैडेट है। ऐसी अनेक महिला कैडेट्स यहाँ से स्नातक होकर सेना में उच्च पदों पर पहुंची है। मैं आशा करती हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं अधिक संख्या में भारतीय सेना में अपना करियर चुनेंगी। वे अपने अधिकारों के प्रति और भी अधिक जागरूक होंगे तथा आगे बढ़ने में अन्य महिलाओं की भी मदद करेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज केरल के एक दिन के दौरे पर हैं। राज्य के दौरे के दौरान जगदीप धनखड़ तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन आज 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होना है। यह महोत्सव मौजूदा दौर की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की व्यापक क्षमता पर केंद्रित है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले बीएसएफ कर्मियों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और सीमा सुरक्षा बल को उन्होंने संबोधित किया। लगभग 2.5 लाख कर्मियों की ताकत के साथ बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है।
इस दौरान श्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों की सलामी भी ली। अमित शाह ने अपने संबोधन में बीएसएफ के शौर्य और साहस को सलाम किया। उन्होंने कहा कि देश अगर आज हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, उसमें बीएसएफ का एक बड़ा रोल है, क्योंकि ये जवान हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी हो। ये सभी तभी संभव है जब आपकी त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं मानता हूं इस सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर बीएसएफ को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर कहा, बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हम इस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं जिसने हमारी सीमाओं के संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। मैं प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों के दौरान बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना करना चाहूंगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की अहम बैठक आज शाम को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होनी है। बैठक में इसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संभावित परिणामों और पार्टी की आगामी गतिविधि और रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट समान नागरिक संहिता की मांग करने वाली याचिका के मामले में आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को उन याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया था जिसमें समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर पहले ही फैसला लिया है तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इनकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय और जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल कानूनों के लिए तैयार की थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों में अश्विनी उपाध्याय शामिल है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि निर्वाचन आयोग जब भी विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश देगा, उनका प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए तैयार है। चुनाव के बारे में गलत सूचनाएं फैलाने को लेकर के उन्होंने कहा कि कुछ खास राजनीतिक दल पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि वो सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव कराने के बाद ही जम्मू कश्मीर छोड़ेंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू में एक निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में इंतजाम के बारे में जो भी जानकारियां मांगी थी वो उनको सौंप दी गई हैं। उधर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अरिहाल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। कल शाम पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम ने बहुत ही विशिष्ट इनपुट पर अरिहाल में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। संयुक्त टीम संदिग्ध क्षेत्र की ओर जैसे ही पहुंची वैसे ही छिपे हुए आतंकवादियों ने संयुक्त दल पर गोलीबारी की, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। ब्रिटेन स्थित भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने लंदन में इंडो पैसिफिक सम्मेलन की सहमेजबानी की। सम्मेलन में क्षेत्रीय मजबूती पर चर्चा की गई। ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त स्टीफन स्मिथ ने कहा कि इंडो पैसिफिक के अंदर और बाहर दोनों जगह रणनीतिक माहौल को आकार देने का काम जारी है। ब्रिटिश में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने कहा कि स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की स्थायी प्रतिबद्धता है, जो हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की ताकत में परिलक्षित है। इस अनूठे सहयोग ने क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरों से निपटने और रणनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत और ब्रिटेन को एक मंच पर लाया गया। इसके तहत प्रमुख विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। ओडिशा के केंदुझर जिले में एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सड़क हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तड़के करीब 5 बजे हुआ। घायलों को कटक के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये दुर्घटना वैन के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने की वजह से हुई। गाड़ी का चालक फरार बताया जा रहा है। यह हादसा केंदुझर जिले में NH20 बालीजोड़ी के पास हुआ। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की।
केंद्रीय ऊर्जा और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के पास असावटा से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशवासियों को संदेश भी दिया। यात्रा के दौरान जिला प्रशासन से संबंधित सभी विभागों ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारियां दी। पलवल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य को लेकर यह यात्रा शुरू की गई है, जो देश के प्रत्येक गांव तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान उपस्थित नागरिकों को वर्ष 2047 तक देश को विकसित व आत्मनिर्भर बनने के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देने की शपथ भी दिलाई गई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे 2047 में जो मोदी सरकार का संकल्प है कि हमने भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाना है, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, तो उसमें लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बगैर उनके सहयोग के ये देश विकसित नहीं हो सकता। यात्रा में स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके और बीमारियों से संबंधित दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। पीआईबी के अपर महानिदेशक श्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्रोन के माध्यम से दिखाया गया है कि किसान ड्रोन तकनीक के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। किसान ड्रोन के माध्यम से फसलों में कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सरकार की स्कीमों को लेकर स्टॉल लगाए गए हैं, जिनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। यहाँ पर ड्रोन के जरिए दिखाया गया लोगों को कि कैसे आने वाले समय में ड्रोन टेक्निक का फ़ायदा उठाकर हम हमारे जो किसान हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इरिगेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं, बेटर यील्डिंग क्रॉप्स वैरायटी को बो सकते हैं और बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग बेनिफिशियरी स्कीम्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं आसपास के इलाके से, और उन लोगों को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो उन बेनिफिशियरी कैंप्स का फ़ायदा उठाएं, चाहे वो आधार कार्ड के अपडेशन की बात है, चाहे वो बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी कोई सर्विसेज है, या उनका जैसे फैमिली आईडी है उसमें कोई त्रुटि है, उसमें कोई ठीक कराना है, ये सारी सर्विसेज यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रा के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को चूल्हा भेंट किया गया और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देश के हर गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और सामुदायिक प्रयासों से बदलती तस्वीर देखनी है तो आप मध्य प्रदेश के उमरिया में जरूर आइएगा, जहां ग्रामीणों ने आपसी प्रयास से किस तरह से पहाड़ की एक बंजर भूमि को औषधीय वृक्षों के घने जंगल में तब्दील कर दिया है। आज से लगभग 20 साल पहले तक ये स्थान ये हरा भरा बिल्कुल नहीं था, लेकिन लोगों की अथक मेहनत से 20 हेक्टेयर की बंजर पहाड़ी भूमि को औषधीय वन में बदल दिया गया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के सघन वन और शुद्ध पर्यावरण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। प्राकृतिक झरने, सघन वन, जल स्रोत, पहाड़ और नदियों के समागम से उमरिया जिले की जलवायु पूरी दुनिया में मानव सहित जीव जंतुओं के जीवन के लिए उत्कृष्ट मानी गई है। खास बात यह है कि यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करने का काम जितना प्रकृति अपने प्राकृतिक स्रोतों से करती है, उतना ही पर्यावरण के संरक्षण का काम जिले के ग्रामीण अंचल के निवासी करते हैं। इसका बड़ा उदाहरण है जिले के आकाशकोट अंचल की तराइयों में आबाद पतलेश्वर धाम, जहां 2 गांवों के ग्रामीणों ने मिलकर पहाड़ी क्षेत्र जो बंजर हो चुका था उसमें 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में औषधीय वृक्षों का जंगल खड़ा कर दिया है। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे उनके बताए अनुसार कथनों से कोई एक बाबा थे, वो गृहस्थ से थे, वो यहाँ आए तो उनको कुछ ऐसे दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ,
उससे यहाँ एक छोटा सा एक मंदिर नुमा बना लिए हो, उसी की पूजा करते थे। और यहीं थोड़ी दूर में आप गए होंगे, वहाँ पर हाँ वो समाधि की वो आगे थोड़ी ये उद्गम है ऐसा कहा जाता है। और वो देखने में भी ऐसा कहा जाता है कि ये नर्मदा जी की कृपा से ही ये धार चल रही। जिले के ग्राम अमुआरी और तुम्बादार के ग्रामीणों ने जंगल को बचाने की दिशा में तकरीबन 2 दशक से पूर्व ये प्रयास शुरू किया, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। वर्तमान में पतलेश्वर धाम के नाम से मशहूर यह स्थान अब धार्मिक आस्था और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो चुका है। पहाड़ की तराई पर लगाए गए औषधीय वृक्षों की जड़ों से जल की एक धारा भी प्रवाहित होती है, जिसे लोग नर्मदा नदी का अंश मानते हैं। यहाँ भगवान शिव और हनुमान की प्रतिमा के साथ साथ 2 बड़े तालाबों का भी निर्माण कराया है, जिससे पतलेश्वर धाम का दृश्य अत्यंत रोमांचकारी हो जाता है। ये पानी जो है मैया जी के नाम से जानते हैं और यहीं से उद्गम होता है और कुछ दूरी जाके तालाब के पीछे से समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ये पानी जो है तो बरसात में तो ज़्यादा प्रकोप नहीं दिखता बढ़ने का, लेकिन गर्मी जैसे बढ़ता है वैसे पानी भी बढ़ता है यहाँ। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर मानव जीवन का जितना हक है, उतनी ही जिम्मेदारी इसे बचाने और संरक्षित करने की भी है। यही संदेश ग्राम अमुआरी और तुम्बादर के ग्रामीणों ने दुनिया को दिया है। सरकारी प्रयासों के साथ साथ प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के लिए पतलेश्वर धाम की तर्ज पर अगर लोग सामुदायिक भावना के साथ काम करने सामने आए तो पर्यावरण विनाश के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उमरिया से अरुण कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देख लेते हैं खेल जगत की कुछ खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे T20 मैच में हराकर सीरीज में वापसी की थी। अगर ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीतता है तो वो सीरीज में 2-2 से बराबरी कर लेगा, लेकिन टीम इंडिया इस मैच को जीत करके सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के नेतृत्व में तीनों ही फॉर्मेट्स की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया। अफ्रीका दौरे पर भारत को 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। टेस्ट टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है और T20 की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। टीम में अधिकतर वही खिलाड़ी हैं जो इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं। जडेजा और शुभमन गिल की भी T20 टीम में वापसी हुई है। वहीं केएल राहुल वनडे सीरीज की कमान संभालेंगे। रिंकू सिंह और साई सुदर्शन को वनडे टीम में शामिल किया गया है। संजू सैमसन की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बना हुआ है। शहर में घना कोहरा देखा जा रहा है। आनंद विहार में AQI 412, अशोक विहार में 405, जहांगीरपुरी में 411, द्वारका सेक्टर 8 में ये 402 दर्ज किया गया। आज विश्व एड्स दिवस है। HIV एड्स एक ऐसा रोग है जिससे बचाव संभव नहीं। HIV का संक्रमण कैसे फैलता है और HIV के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, आइए दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। HIV का संक्रमण वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। जब 4-5 साल हो जाते हैं तो पेशेंट को लूज मोशन होने लगते हैं, उसका वज़न कम होने लगता है और साथ में उसको बुखार रहने लगता है और कई बार पेशेंट को कफ होने लगता है, खांसी बलगम आने लगता है और तरह तरह की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसमें बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन जो इंडिया में होता है उसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को जो हाई रिस्क बिहेवियर हैं या HIV के सिम्टम्स होते हैं, उस मरीज़ को वॉलंटरी काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर जाना चाहिए, जो हर हॉस्पिटल में, हर नियरेस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। HIV विषाणु शरीर में प्रवेश कर CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। यदि सही समय पर इलाज शुरू न किया जाए तो रोगी की स्थिति बिगड़ने लगती है।
एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट द्वारा व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें प्रोटेक्टिव सेक्स करना चाहिए, उसके लिए हमें कंडोम यूज़ करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए। दूसरा, मदर से बच्चों में जो होती है बीमारी का ट्रांसफ़र, उसको हमने एंटीनेटल क्लिनिक में जाके टेस्ट मदर को करवाना चाहिए कि HIV पॉजिटिव हैं तो उनको HIV की दवाएं शुरू करनी चाहिए। नंबर 3, कुछ लोग जो IV ड्रग यूजर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग द, वो दूसरों से निडल्स शेयर करते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है HIV इन्फेक्शन के ट्रांसफ़र का। सेक्स वर्कर्स हैं, उनमें भी चांसेस होता है HIV की बीमारी का, और जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम आजकल, उसमें हम HIV की टेस्टिंग करते हैं। बचाव के लिए आवश्यक है कि HIV इन्फेक्शन के बारे में जानकारी हो, जोखिम भरे व्यवहार से बचाव किया जाए, सावधानी अपनाकर HIV के संक्रमण से बचा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमास ने अपने कब्जे से 8 और इजरायली बंधकों को अब रिहा कर दिया है। हमास और इजरायल के बीच अंतिम घड़ी में एक दिन का संघर्ष विराम बढ़ाने के लिए समझौता हुआ और इसी के तहत इन 8 बंधकों को छोड़ा गया है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम का आज अंतिम दिन है। आपको बताएं कि इजरायल ने कल 30 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा किया था। हमास द्वारा छोड़े गए बंधकों के बदले इजरायल लगातार कैदियों को छोड़ रहा है। करीब 140 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। अभी लागू समझौते के अनुसार हमास जितने बंधक रिहा करेगा, बदले में इससे 3 गुना कैदी इजरायल रिहा करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव में इजरायली नेताओं के साथ मुलाकात करने के बाद कहा कि इजरायल गजा में लंबे समय तक युद्ध विराम के लिए राजी होने को तैयार नहीं है। अगर हमास बंधकों को छोड़ना बंद करता है तो वो गाजा पर फिर से हमले शुरू कर देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने इजरायल के विपक्ष के नेता याइर लैपिड से मुलाकात की थी। गैलेंट ने अपनी मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने यरूशलेम में बस स्टॉप पर हमास के बंदूकधारी के हमले की घटना की निंदा की, जिसमें 3 इजरायली नागरिक मारे गए थे। उधर यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में कल रूसी मिसाइल हमलों से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए और कई लोग अभी मलबे में फंसे हुए हैं। वहीं यूक्रेन पुलिस और बचाव कर्मी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर अधिकारों के समर्थकों के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। शीर्ष कोर्ट ने LGBTQ+ एक्टिविज्म को चरमपंथी करार देते हुए इस तरह की गतिविधियों पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले की सुनवाई बंद दरवाजों के अंदर हुई। उधर मैक्सिको से काफ़ी संख्या में अवैध रूप से प्रवासी अमेरिका में जा रहे हैं। दक्षिणी मैक्सिको के तपचुला से कारवा में निकले प्रवासी अब वेराक्रूज पहुंच चुके हैं। ये प्रवासी अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं। कारवा समन्वयकों के अनुसार इन प्रवासियों में विभिन्न देशों के 700 बच्चों सहित लगभग 2800 प्रवासियों के शामिल होने का अनुमान है। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से देश भर में अलग अलग जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बिल्लौच से इस यात्रा की शुरुआत की। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बिल्लौच से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। भारी संख्या में मौजूद गांववासियों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री ने गांववासियों को भारत को 2047 तक विकसित बनाने की शपथ दिलाई और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आपका सौभाग्य इस बात को लेकर के है, इसलिए सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा उससे हम शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार देश को विकसित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हरियाणा से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर वहां पर मौजूद लोगों का मानना है कि इस यात्रा से उन्हें विभिन्न जन कल्याण योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। हरियाणा में केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं चल रही हैं, जो लोगों के विकास के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं। इस मौके पर खुशी जताते हुए लाभार्थी बुजुर्गों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। हम तो पेंशन के लिए आए जी, पेंशन हमारी बन गई है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है सरकार का, बढ़िया कर रही है। घर कहीं चक्कर काटा नहीं, कहीं गए नहीं, घर बैठे हो बस। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देश के हर गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर सरकार की जन कल्याण योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने की दिशा में बड़ा काम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पिछड़े इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से मेरठ के नूर नगर इलाके में एक जन आरोग्यम केंद्र की शुरुआत की गई है। देखते हैं खास रिपोर्ट को, जो कि बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा इरकॉन के सहयोग से शुरू की गई है। इस स्वास्थ्य केंद्र पर सैकड़ों जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। मेरठ के बेहद पिछड़े इलाके में से एक नूरनगर की बस्ती में इरकॉन के सहयोग से बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा एक जन आरोग्यम केंद्र की शुरुआत की गई है। इरकॉन के सीवीओ सुरेंद्र सिंह और इलाके के उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में इस केंद्र की शुरुआत की गई। आसपास का एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसको प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इरकॉन ने कदम उठाया है CSR फंड के थ्रू, और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे लाइवलीहुड के साथ भी जोड़ा जाए। मेरठ के जिलाधिकारी भी मानते हैं कि इस तरह के प्रयासों से इलाके के लोगों को सीधा लाभ मिलता है। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जो एक दिल्ली बेस्ड NGO है, इनके द्वारा फुली इक्विप्ड जन आरोग्य क्लिनिक मेरठ में लॉन्च किया जा रहा है। इसका फोकस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पे रहेगा। ये NGO 1995 से हेल्थ केयर के क्षेत्र में और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं और काफी PSU से भी लगातार टाई अप कर रहे हैं। BSGSS की संस्थापक नंदिता बख्शी इस काम को बहुत लंबे समय से कर रही हैं और उनके यह प्रयास अब लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। हमने जगह जगह करीबन 5 लाख लोगों के लिए सेहत की व्यवस्था की है। उनके घर द्वार पे ले जाके हमारे 17 जन आरोग्यम केंद्र सिर्फ नूर जिला में चल रहे हैं, और अब हमने मेरठ के ये लिसाड़ी, ये नूरपुर गांव में ये शुरू किया है, लिसाड़ी रोड पे। यहाँ पे आसपास कोई पब्लिक हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, और यहाँ के महिलाओं का और यहाँ के बच्चों का और यहाँ के लोगों का एक स्वास्थ्य तक उन तक पहुँचाना हमारा मूल्य काम है। नूरनगर इलाके के लोग मानते हैं कि अब उनके इलाके में इस स्वास्थ्य केंद्र के खुल जाने से उन्हें बहुत लाभ मिल रहा है। काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जो हमारे पास के लेके गए थे तो उनको काफ़ी आराम है और वो लेके जाते हैं। मैं यहाँ पर थर्ड टाइम आई हूँ तो मुझे भी आराम है। यहाँ पे 2 दिन दवाई लेना आई मैं, बढ़िया आराम मिला हमें और सही लगा हमें, हमारी सेवा हो रही बढ़िया। मैं तो फर्स्ट टाइम दवाई लेना आया हूँ। लोगों से सुना है कि यहाँ कैंप लग रहा है, बहुत अच्छी दवाई मिल रही है, सब लोगों को आराम लग रहा है। नूरनगर इलाके में शुरू किए गए इस सेवा संस्थान में लोगों को न सिर्फ निशुल्क दवाई दी जाती है बल्कि उनके स्वास्थ्य की जांच भी निशुल्क कराई जाती है। BSGSS एक गैर सरकारी संस्थान है जो पिछले 2 दशकों से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। ऋषि कुमार, DD न्यूज, मेरठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। राष्ट्रपति वर्चुअल माध्यम से कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रज्ञा का भी उन्होंने उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर एक आवरण, टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता और साहस के कई उदाहरण पेश किए। इस संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता, अदम्य साहस
और सर्वोच्च बलिदान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ के कई स्नातकों को कीर्ति चक्र, वीर चक्र, सेना और नौसेना पदक की भी सम्मानित किया गया है। एएफएमसी के पूर्व विद्यार्थियों को मानवता के प्रति अनुकरणीय सेवा के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जैसे सम्मान भी दिए गए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संस्थान की कई महिला विद्यार्थियों ने सेना के चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एएफएमसी से शिक्षा प्राप्त करने वाली बहुत सी महिलाओं ने सेना चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सेना के विभिन्न अंगों में उच्च पद को सुशोभित किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि एएफएमसी की पूर्व छात्रा पुनीता अरोड़ा देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय भी इसी संस्थान की पूर्व कैडेट है। ऐसी अनेक महिला कैडेट्स यहाँ से स्नातक होकर सेना में उच्च पदों पर पहुंची है। मैं आशा करती हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं अधिक संख्या में भारतीय सेना में अपना करियर चुनेंगी। वे अपने अधिकारों के प्रति और भी अधिक जागरूक होंगे तथा आगे बढ़ने में अन्य महिलाओं की भी मदद करेगी। और बीएसएफ आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 59वें बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले बीएसएफ कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने इस दौरान परेड की सलामी भी ली। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी हो। ये सभी तभी संभव है जब आपकी त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं मानता हूं इस सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ जवान अपने सभी त्योहार सीमावर्ती और दुर्गम स्थानों में मनाते हैं। बीएसएफ जवानों का ये बलिदान देश को सुरक्षित रखता है। मुझे मालूम है आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो। मगर आपका ये बलिदान इस देश को सुरक्षित करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी के साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी, रेल, रोड, वाटरवे और इसके साथ साथ दूरसंचार की कनेक्टिविटी भी सुधारी गई है। भू सीमा ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ढेर सारी उपलब्धियां हैं। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर कर सारी बाधाओं को पार कर कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा
सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर बीएसएफ को बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हम इस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं जिसने हमारी सीमाओं के संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। मैं प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनज़र बचाव और राहत कार्यों के दौरान बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना करना चाहूँगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने नौसेना दिवस के पहले आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि हमारी नौसेना युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए एक तैयार बल है। 2023 has been a remarkable year for our nation, leaving our mark across various sectors and spheres, be it the economic front, diplomacy, the sports arena, or for that matter, even the moon. Similarly, for the Navy too, the last 1 year has left a remarkable wake. And in this period, our ships, submarines, and aircraft have sustained a high operational tempo, undertaking missions and tasks encompassing military, diplomatic, constabulary, and benign roles. Our units are mission deployed across the Indian Ocean region and beyond to protect and promote our national interests. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर के दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस बारे में फैसला लेना विधायिका का काम है। हम सरकार को इस बारे में कानून लाने के लिए निर्देश नहीं दे सकते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर ऐसे ही मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश एकदम स्पष्ट है और हाई कोर्ट भी इससे बाहर नहीं जाएगा। कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय, निगहत अब्बास, अंबर जैदी और बाकी ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन पहले से ही विचार कर रहा है। अगर याचिकाकर्ता चाहें तो अपने सुझाव के साथ कमीशन का रुख कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अवैध मस्जिदों और मदरसों की तेजी से बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे बिहार और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है और अवैध को तत्काल बंद करें। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया। अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। अगर ऐसा नहीं किए तो आने वाले दिन में 20 साल होते होते बिहार के लोगों के धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएंगे और इसके लिए दोषी आप और लालू यादव होंगे। मैं यही बार बार कह रहा हूं, आप तुष्टीकरण की निद्रा से उठे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 8 मजदूरों ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। 12 नवंबर से सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। और बेंगलुरु के 15 से ज़्यादा स्कूलों को आज ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली। बम की धमकी मिलने के बाद छात्रों, अभिभावकों और स्कूल अधिकारियों में दहशत का माहौल हुआ और अफरा तफरी मच गई। अब सीधे आपको लिए चलते हैं दुबई, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं COP28 में हिस्सा लेने के लिए। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं दुबई। COP28 में हिस्सा लेने के लिए जो आधिकारिक सत्र की शुरुआत होनी है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का पूरी दुनिया को इंतज़ार है।
आपको बताएं कि COP26 के दौरान प्रधानमंत्री ने 5 पंचामृत दुनिया के सामने रखे थे, जिसमें 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाना, 2030 तक जो NDCs तय किए गए हैं उसमें विकासशील देशों की क्या भूमिका हो, उस पर उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की तरफ से पंचामृत दिए थे। और COP27 में यानी 1 साल पहले भारत ने जो प्रगति की है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भारत को हरित ऊर्जा की दिशा में एक अग्रणी देश बनाते हैं, उनकी एक रूपरेखा दुनिया के सामने रखी गई थी। COP28 में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर सभी की निगाहें हैं और इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि G20 के दौरान ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर जो दुनिया के तमाम सदस्य देश G20 का हिस्सा थे, जहां पर सहमति बनाने में भारत को कामयाबी मिली, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि विकासशील देशों को $5.9 ट्रिलियन के फंड की ज़रूरत होगी अगर उनको अपने NDCs के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जलवायु परिवर्तन में क्लाइमेट फाइनेंस और क्लाइमेट फ्रेंडली तकनीक, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि विकासशील देशों के पास नहीं है। भारत ग्लोबल साउथ की अगुवाई G20 में करता नजर आया और अब बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे जो अभियान शुरू किए गए हैं भारत से, उनकी वकालत करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ COP28 के इस शिखर सम्मेलन में भारत अपनी तरफ से उन मंत्रों को देता हुआ नजर आएगा जो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को हरित विश्व की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री का स्वागत UAE में परंपरागत तरीके से छठी बार है जब प्रधानमंत्री UAE के दौरे पर पहुंचे हैं अपने 2014 से कार्यकाल संभालने के बाद। और यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस भी इस मौके पर मौजूद, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र का ही कार्यक्रम है COP28 और इस साल की मेज़बानी UAE में हो रही है। बहुत ही अहम है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये सालाना कार्यक्रम, जिसमें सभी राष्ट्रों को एक मंच प्रदान किया जाता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और एक एक करके तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं। आज इससे पहले लॉस एंड डैमेज फंड को मंजूरी दी गई और पहले दिन जो फैसले हुए उनको भारत ने उनका स्वागत किया था। और सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कौन से वो बड़े ऐलान या फिर बड़े मंत्र आज शिखर सम्मेलन के दौरान देते हुए नजर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं और खबरों पर लगातार हम बने हुए हैं। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए समाचार। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। बेंगलुरु के 15 से ज्यादा स्कूलों को आज ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी मिलने के बाद छात्रों, अभिभावकों और स्कूल अधिकारियों में दहशत फैल गई। पहले ईमेल में बसवेश्वर नगर स्थित नेपेल और विद्याशिल्पा सहित 7 स्कूलों को निशाना बनाया गया था और इन्हें धमकी भरे मेल्स भेजे गए थे। वहीं एक ऐसे स्कूल को भी धमकी भरा मेल आया जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के आवास के सामने स्थित है। पुलिस को शक है कि यह अफवाह हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस बम निरोधक दस्तों की मदद से स्कूलों के परिसर की तलाशी ले रही है। उन्होंने अभी तक किसी भी स्कूल में बम होने की पुष्टि नहीं की है। पिछले साल बेंगलुरु के कई स्कूलों को भी इसी तरह की ईमेल से धमकियां मिली थीं, लेकिन वे सभी अफवाहें निकली थीं। ओडिशा के केंदुझर जिले में आज एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसा तड़के करीब 5 बजे हुआ। घायलों को कटक के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये दुर्घटना वैन के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने की वजह से हुई। गाड़ी का चालक इस वक्त फरार बताया जा रहा है। यह हादसा केंदुझर जिले में NH20 बाली जोड़ी के पास हुई। इजराइल और हमास के बीच बीते कुछ दिनों से जारी संघर्ष विराम अब समाप्त हो गया है। इजरायली सेना ने कहा कि हमास ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए इजरायली सीमा में फिर से गोलीबारी की है। IDF ने गजा में आतंकी संगठन हमास के खिलाफ अपना संघर्ष फिर से शुरू कर दिया है। इस तरह से इजराइल और हमास के बीच 7 दिनों से चला रहा अस्थायी संघर्ष विराम आज खत्म हो गया। आज सुबह संघर्ष विराम खत्म हो रहा था और दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम पर हुए समझौते को बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की थी। इजराइल और हमास के बीच 24 नवंबर से शुरू हुआ संघर्ष विराम 4 दिन के बाद 2 बार बढ़ाया गया था। 7 दिनों के संघर्ष विराम के दौरान दोनों तरफ से लोगों की रिहाइयां की गई। संघर्ष विराम को लागू करवाने में कतर और अमेरिका ने अहम भूमिकाएं निभाई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM मोदी अभी भी वहां पर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों ही नेता आज मिलकर के ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का आरंभ करने वाले हैं। ये एक अपने तरह का पहला मौका होगा जब ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा और ये इनिशिएटिव पूरी दुनिया के लिए वॉलंटरी होगा। कोई भी देश इसमें शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई, भारत ने सोलर अलायंस की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की भारत से, और उसके बाद कई सारे देशों ने वॉलंटरी तौर पर इसको उसमें शामिल हुए, इसका हिस्सा बने। और आज कई विकसित देश, जिसमें अमेरिका और यूरोप के कई देश शामिल हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा हैं। और आज एक दुनिया को एक नया मंच मिलने वाला है जिसमें कार्बन क्रेडिट से 2 कदम आगे बढ़ते हुए अब ग्रीन क्रेडिट की बात हो रही है, जिसमें जो कोई भी हरित इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए क्रेडिट की व्यवस्था होगी, इंसेंटिव्स की व्यवस्था होगी। हालांकि ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा दुबई में इस ऐतिहासिक मौके पर, लेकिन पूरी दुनिया को इसमें वकालत की गई है कि वो इसका हिस्सा बने, या फिर उनसे अपील की जाएगी, आह्वान किया जाएगा कि सभी लोग आकर के वॉलंटरी तौर पर इसके साथ जुड़ें, इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ें। और इसको भारत ने अपनी तरफ से पहल लेकर के शुरुआत की है और उम्मीद ये की जा रही है कि इसको भी एक अच्छी शुरुआत मिलेगी UAE के मन से। ये 6ठा मौका है जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं UAE के दौरे पर। भारत और UAE के बीच जो कारोबारी संबंध हैं वो भी बहुत ही मजबूत हैं। हालांकि इस बार का मौका COP28 का है, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चर्चा का है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री लगातार द्विपक्षीय संबंधों पर, बहुपक्षीय संबंधों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी हमेशा ध्यान देते रहे हैं। और उनकी ये जो यात्रा है उसके दौरान जो बायलैटरल्स होंगे उसमें भी कुछ बड़ी घोषणाएं या फिर कुछ बड़ी उम्मीदें देश और दुनिया के लोगों की हैं। भारत लगातार अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर अपनी प्राथमिकताओं के मद्देनज़र अलग अलग इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश करता रहा है। और G20 के रोशनी में, G20 की अभी जो अध्यक्षता समाप्त हुई है, और चूँकि आज पहला दिन है ब्राज़ील की अध्यक्षता का और कल ही 365 दिन समाप्त हुए भारत की अध्यक्षता का, जो ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट हुआ है अभी भी, जिस पर पूरे G20 सदस्य देशों की सहमति बनी, उसको लेकर के बात को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है और प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पर इसका उल्लेख करेंगे।
उस ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अब विकासशील देशों को अधिक फंड की जरूरत होगी। जो $1 बिलियन की बात कही जाती थी, पहले यह कहा जाता था कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को $100 बिलियन की हर साल मदद मुहैया कराएं, साथ ही साथ उनको तकनीक भी ट्रांसफर करें। लेकिन आप समझें कि फ्रांस जैसे बड़े देश जो कि मोटे तौर पर जो न्यूक्लियर पावर है उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन वो तकनीक हस्तांतरित करने में केवल फ्रांस ही नहीं, बहुत सारे जो देश हैं यूरोप के और अमेरिका के, वो कतराते हुए नजर आते हैं। भारत की कोशिश होगी कि एक बार फिर से क्लाइमेट फाइनेंस, सतत फाइनेंस और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी को विकासशील देशों के लिए मुहैया कराने पर जोर दिया जाए, और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का हम सभी को इंतजार है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।